Horrible Nights। रूबी ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि आदित्य कभी पहल नहीं करता था। वह आदित्य की तरफ मुड़ी, वह कुछ रिएक्ट कर पाती, तभी आदित्य को अचानक एक फोन आया। फोन उठाकर पता चला कि कॉल कुंदन ओबरॉय का था। आदित्य का माथा थोड़ा सा सिकुड़ गया। उसने रूबी को एक गाल पर किस की और उसको अपने साथ सोफे पर ले आया। कुंदन ओबरॉय के साथ भले ही एक मीटिंग नॉर्मल रही थी जब उसने विवान सान्याल के साथ आदित्य का पैचअप करवाने की कोशिश की थी, पर पहली मुलाकात के लिए आदित्य की उसके प्रति अच्छी परसेप्शन नहीं थी। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने कॉल अटेंड कर ली। अंकल ओबरॉय, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? रूबी को ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसलिए आदित्य ने सीधे पूछा। दूसरी ओर कुंदन ओबरॉय ने हंसते हुए कहा, आदित्य, आपने हाल ही में सचमुच अपना नाम बना लिया है। आदित्य ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, अंकल ओबरॉय, मेरा मजाक मत उड़ाए। मैं बस एक बेकार का हारा हुआ इंसान हूँ। आपके पहले शब्दों में, लूजर, मैं अपने लिए क्या नाम कमा सकता हूँ? ये कमेंट स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक था और कुंदन ओबरॉय ने कड़वाहट से कहा, ठीक है, क्या तुम अभी भी नाराज हो? मैंने तब तुम्हें गलत समझा था और अब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। आदित्य भी गलत नहीं था, क्योंकि एक समय कुंदन ने ये शब्द कहे थे, पर उसके बाद से कुंदन का बिहेवियर बदल गया था। इसलिए आदित्य अगर क्षमाशील न हुआ तो वह भी अनुचित होगा। तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल ओबरॉय, मैं आपसे बस मजाक कर रहा था। क्या आपको कुछ चाहिए? अगर आप मुझे इवेंट में लाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से कुंदन ओबरॉय जोर से हंसे, आप वाकई कुछ और ही हैं। ज्यादातर लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बिल्कुल उलट हैं, उससे बचते हैं। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। दूसरी तरफ से कुंदन ओबरॉय ने गंभीरता से कहा, मैं इस बार आपको एक पर्सनल मैटर के कारण बुला रहा हूँ। आदित्य ने उत्तर दिया, अंकल ओबरॉय, मुझे बस ये बताइए कि यह मामला क्या है। कुंदन ने बताया, मेरी बेटी हाल ही में ठीक से सो नहीं पा रही है, उसे हर रात बुरे सपने आते हैं। पहले तो मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन ये सब पूरे 1 महीने से चल रही प्रॉब्लम है। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक पल रुककर कुंदन ने मजाक में कहा, मैं तो विनीत आर्य से मदद मांग लेता, लेकिन सुना है आपने उसे उसकी जगह दिखा दी और उसे पहले ही पकड़ लिया गया है, इसलिए आपको मेरी हेल्प करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसकी आखिरी बात सुनकर आदित्य हंसा, ठीक है, जब आपके पास समय होगा तब मैं आपके साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, कुंदन ओबरॉय ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, अगर आपके लिए प्रॉब्लम न हो तो आज रात आना सबसे अच्छा होगा। आदित्य ने रूबी को देखा और कहा, अंकल ओबरॉय, आज रात नहीं, मैं कल आपसे बात करता हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। कुंदन ओबरॉय ने सहमति जताई और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आदित्य ने मोबाइल साइड में फेंका और रूबी को बाहों में भरकर सोफे पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। तो बताओ, रात की तैयारी शुरू करूं? रूबी ने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य ने रूबी के होठों को अपने होठों के दबाया और किस करने लगा। आदित्य को बाहों के घेरे में लेते हुए रूबी ने आंखें बंद कर लीं। रूबी के लिए तो यह एक किस थी, पर आदित्य ने तुरंत अपनी शक्तियों को जागृत किया और एनर्जी को रूबी की ओर निर्देशित करना शुरू किया। आदित्य की एनर्जी धीरे धीरे उसके लिप्स के जरिए रूबी में जा रही थी। वह लगातार रूबी को किस कर रहा था, जैसे जैसे दोनों सांसें ले रहे थे एनर्जी रूबी के शरीर में समाहित होती जा रही थी। आदित्य को भी रूबी को छोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि आदित्य के साथ संभोग को झेलने के लिए रूबी को बहुत ताकत की जरूरत थी। इसलिए वह पैशनेटली किस करता रहा। 10 मिनट बाद रूबी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो आदित्य समझ गया रूबी की बॉडी इससे ज्यादा एनर्जी को अभी नहीं समाहित कर पाएगी। तो उसने रूबी के होठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। आदित्य तो बिल्कुल नॉर्मल था, पर रूबी की सांसें उखड़ी हुई थी और होठों पर हल्की हल्की सी सूजन थी। आदित्य को बहुत मायूसी हुई, क्योंकि इस समय उसकी और रूबी की एनर्जी में बहुत अंतर था। आदित्य ने थोड़ी देर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वह बस रूबी के चेहरे को देखता रहा। जब रूबी कुछ नॉर्मल हुई तो उसने आंखें खोली। रूबी, कुछ देर तक तुम यही आराम करो, बोलकर आदित्य उठ खड़ा हुआ। रूबी ने करवट ली और बोली, आप कहाँ चले? आदित्य हंसते हुए बोला, किचन में खाना बनाने। वैसे तुम क्या खाना चाहती हो? आपको खाना पकाने को जरूरत नहीं, मैंने खाना पका कर रखा है। तुमने बनाया? रूबी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपके लिए सीखा है खाना बनाना, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगने की बात नहीं है, भले ही तुम कुछ भी सीखो, पर तुम्हें तब तक ये सब करने की जरूरत नहीं जब तक तुम्हारे लिए काम किया जा सकता है।
वैसे क्या बनाना सीखा है तुमने? आदित्य टेढ़ी नजर से देखकर बोला। आप खुद ही देख लो, रूबी ने कहा तो आदित्य उसे एक मुस्कान देकर किचन में चला गया। आदित्य खुद बहुत दिनों से घर से दूर था, इसलिए यहाँ कोई सब्जी वह नहीं ला पाया था। पर उसने देखा रूबी ने शाही पनीर, मिक्स वेजिटेबल, फ्राइड राइस, सूजी का हलवा बनाकर रखे हुए थे। सचमुच आदित्य के लिए ये सरप्राइज ही था। खाने की स्मेल से पता चल रहा था कि खाना सचमुच बहुत बढ़िया बना है। आदित्य ने झट से थोड़ा आटा गूंथा और कुछ पराठे बनाकर सारा खाना गर्म किया और खाना टेबल पर लगा दिया। डाइनिंग टेबल पर, क्या रात तुमने खुद खाना बनाकर खाया था? आदित्य ने फर्स्ट बाइट रूबी को देते हुए पूछा। नहीं, रात का खाना और ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर किया था। क्या तुम्हें मालूम था मैं आज वापस आ जाऊंगा? पिछले 8 दिन से मैं घर नहीं था। रूबी ने भी आदित्य को फर्स्ट बाइट अपने हाथों से खिलाई और मुस्कुराकर बोली, मेरा दिल कह रहा था आज लंच हम साथ में करेंगे। आदित्य खुशी से गदगद हो गया। नॉर्मल तो वह बहुत सीरियस रहता था। इसके बाद दोनों ने शांति से खाना खाया। रूबी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और इतना बनाया था कि दोनों के खाने के बाद भी कुछ बच गया, या शायद जानबूझकर ज्यादा बनाया था। इसलिए आदित्य ने पहले ही खाना अलग करके प्रिया के लिए भी रख लिया था। उस लड़की को होश आने में 1 घंटे का समय और बचा है, रूबी ने ऊपर गेस्ट रूम की तरफ देखते हुए कहा। उसे भी आज यहाँ से सही सलामत चले जाना चाहिए, आदित्य ने 0 एक्सप्रेशंस के साथ कहा। जब दोनों का खाना खत्म हो गया, रूबी ने अपने और आदित्य के बर्तन उठाने शुरू किए। रूबी, व्हाट इज दिस? आदित्य ने उसके हाथ पकड़ लिए। आने वाले समय में मुझे यहाँ इसी घर में आपकी पत्नी बनकर रहना है, तो ये सब तो मुझे करना ही है। तो क्या मैं तुम्हें ये सब करने दे सकता हूँ? प्लीज टेक रेस्ट, लीव। कुछ नहीं होता, आपके लिए ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। आदित्य ने उसे बाहों में उठा लिया और जाकर सोफे पर लिटा दिया। नो बेबी, सेव योर एनर्जी, भूल गई क्या? रात भर तुम जागने वाली हो, इसलिए अब रेस्ट करो। ये सुनकर रूबी के गाल लाल हो गए। उसने आगे कुछ नहीं कहा। आदित्य ने बर्तन किचन सिंक में रखे और धोने लगा। जब वह फ्री होकर लॉबी में आया तो देखा वहीं रूबी को सोफे पर ही नींद आ गई थी। उसने सुकून भरी सांस ली और वहीं बैठ गया। उसका ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉच पर था। टाइम देखकर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर गया। जैसे ही प्रिया को होश आया तभी आदित्य ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। प्रिया की नज़र सीधे छत से टकराए। कुछ पल लगे उसे सब कुछ याद आने में। जैसे ही सब कुछ उसकी मेमोरी में चला, उसे याद आया कि आदित्य के न आने की वजह से वह सदमे में चली गई थी। सोचते हुए उसका माथा पसीने से भीग गया। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। वह घबराते हुए उठ बैठी और घबराहट में ही बोली, कक्का कौन? आदित्य ने कहा, आदित्य, और अब मैं अंदर आ रहा हूँ। कहते हुए आदित्य ने धीरे से दरवाजा खोला। प्रिया को आदित्य की आकृति दिखी तो उसे मानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आप आ गए। वह दोनों हाथों से मुंह ढकते हुए शॉक्ड होकर खड़ी होने लगी। आदित्य अंदर आते हुए, बैठी रहो, खड़े होने की जरूरत नहीं। प्रिया वहीं बैठ गई। मिस्टर कपूर, आप सही सलामत हैं, लेकिन मैंने तो सुना था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब तुम अपने बारे में बताओगी? आदित्य हाथ बांधकर खड़े होते हुए बोला। प्रिया कुछ असमंजस में थी। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और आदित्य से नजरें फेरते हुए धीमी सी आवाज में बोली, बस कुछ ही मेरी लिमिटेशन में है वो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं एक बिकाऊ औरत हूँ। मेरे मालिक ने मेरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहा था आपकी शक्तियाँ भंग करने के लिए। वायदे के मुताबिक मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बाकी मैं बता चुकी हूँ, शायद और कुछ नहीं बचा बताने को। मेरी यही पूरी जानकारी है। इतना तो वह पहले भी बता चुकी थी। इसलिए आदित्य ने पूछा, तुमने ये सब मुझे क्यों बताया था? अपने मालिक की बात के खिलाफ क्यों गई थी तुम? आपका कोई एहसान है मुझ पर, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी। कैसा एहसान? मुझे वही जानना है, आदित्य उसे बीच में टोकते हुए बोला। मिस्टर कपूर, जिंदगी कभी न कभी मौका देगी खुलकर बताने का। अभी इतना बता देती हूँ, आपने उस इंसान को हराया है जिसकी वजह से मैं शरीर बेचकर मलिन जिंदगी जीने को मजबूर हुई थी। आदित्य स्पीचलेस हो गया। उसने आगे कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा। उसने पॉकेट से निकालकर नीला मोती प्रिया के आगे कर दिया। यही चाहिए था न तुम्हें? तुम्हारी अमानत। प्रिया ने नीला मोती देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने दोनों हाथ आगे कर दिए और आदित्य ने नीला मोती उसके हाथों में रख दिया। प्रिया बहुत गौर से नीला मोती देखने लगी। अब तुम गर्म पानी से स्नान करके खाना खा लो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो, कहकर आदित्य बाहर जाने लगा। मिस्टर कपूर, प्रिया ने उसे रोका। क्या जाने से पहले मैं आपको अलविदा कहने के लिए मिल सकती हूँ?
आदित्य ने उसकी तरफ देखा। मैं गार्डन में होऊंगा बोलकर आदित्य चला गया।